फ्लक्स का कंसेप्ट क्या होता है, तो उसका बेसिक कंसेप्ट सिंपली ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग बताते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट लाया जाता है। मैग्नेटिक लाइंस तो पता है, मैग्नेटिक लाइंस सर्कुलर होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक लाइंस तैयार हो जाती है। उसी प्रकार से जैसे हम लोग लाइट की अगर बात करेंगे तो लाइट वेव्स, लाइट ट्रैवल होना, इसका मतलब लाइट वेव्स ट्रैवल होता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी ट्रैवल हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस भी ट्रैवल हो रही है, और लाइट वेव्स भी ट्रैवल हो रहा है। जब ये मैग्नेटिक लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया में से पास होता है तो वहां पर हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जब मैग्नेटिक लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया में से पास होती है तो उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और जब लाइट वेव्स किसी पर्टिकुलर एरिया में से पास होते हैं तो उस वक्त हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इज रिलेटेड विद द लाइट, और इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइट वेव्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में से लाइट वेव्स का, नंबर ऑफ लाइट वेव्स का पास होना मतलब ही वो लाइट का इंटेंसिटी कहलाता है। दैट मींस वी कैन से दैट इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक कंसेप्ट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही मतलब नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। जैसे मैं यहाँ पर एक, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कंसेप्ट की, तो आप लोग मैग्नेटिक कंसेप्ट और लाइट कंसेप्ट की बात नहीं करते, अब इलेक्ट्रिक कंसेप्ट की बात करेंगे। तो समझ लो यहाँ पर एक ये पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये बहुत बड़ा बोर्ड है और उसका एक मैंने एक एरिया ले लिया, ठीक। इस एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, इस एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है। तो इस पूरे एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, यही कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहलाता है ये? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? तो इस पूरे एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, मतलब इस पूरे एरिया के किसी भी एक छोटे एरिया पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब आप अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया आपका, यहां से इलेक्ट्रिक लाइन इधर पास हो जाएगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइन इधर पास होगी, ये इलेक्ट्रिक लाइन इधर पास होगी, ये इलेक्ट्रिक लाइन इधर पास होगी। तो इस पॉइंट को अगर आपने लिया और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट कर रहे हो, इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हो। मतलब इस पूरे एरिया में से जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है दैट इज कॉल्ड एज द फ्लक्स। और इस पूरे एरिया का एक छोटा सा पॉइंट अगर लिया जाए, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन जिस एरिया में से पास हो रही है, मतलब ये वाला, तो वहां पर हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। डिफरेंस समझ में आ गया? पूरे एरिया में से जब इलेक्ट्रिक लाइंस पास होगी दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स, और इस पूरे एरिया का एक छोटा सा पॉइंट अगर लेंगे और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहलाएगा, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाएगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब किसी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना। तो ये पूरा एरिया हो गया, इस पूरे एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इसका एक छोटा सा पॉइंट ले लिया और वहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूं। दैट मींस हियर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। नाउ दैट मींस वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, number of electric lines passing through given area, passing through given area is called as electric flux, is called as electric flux. Electric flux is denoted by symbol d phi or it is simply denoted by phi. अगर छोटा एरिया है तो d phi, बड़ा एरिया अगर है, बड़ी वैल्यू अगर है तो फिर phi, इसको हम लोग phi कहते हैं, p
HI, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन फाई है। मतलब ये जो सिंबल है इस सिंबल को फाई कहा जाता है एंड इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सिंबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में से पास हो रहा है, वैसा यहाँ से भी पास हो रहा है, यहाँ से भी पास हो रहा है, यहाँ से भी पास हो रहा है, ठीक। According to the property of electric lines of force originated from positive charge and ends at the negative charge. Electric lines of force are perpendicular from which they originate and at which they ends. That means in this case if plane of area is like this is the area denoted by ds। एरिया को यहाँ पर ds से डिनोट किया जाएगा। d लगा मतलब छोटा एरिया लिया, ये बड़ा एरिया हो गया, ये पूरा बोर्ड मतलब बड़ा एरिया हो गया, उसका छोटा एरिया मैंने लिया, दैट इज ds। ये पूरा एरिया मतलब s समझ लो, ये पूरा बोर्ड जो है वो s, मतलब ऐसा समझ लो इस बोर्ड के बैक साइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस बोर्ड में से पास हो रहा है, पूरे बोर्ड में से पास हो रहा है, अपनी तरफ आ रहा है, ऐसा इमेजिन करो। तो ये जो एरिया लिया, इस एरिया का जो प्लेन है वो प्लेन ऐसा है समझ लो, जैसे मेरा हाथ दिख रहा है ऐसा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से पास हो रहा है, ऐसा समझ लो। वो छोड़ो, जो मैंने पहले बताया पूरे बोर्ड में से पास हो रहा है वो छोड़ दो। मुझे ये बताना था कि पूरे एरिया का, बड़े एरिया का मैंने छोटा एरिया ले लिया, ये हो गया, ये हो गया सरफेस, इस एरिया का सरफेस जिसको हम लोग कहते हैं प्लेन, क्या कहते हैं उसको, प्लेन। ये प्लेन हो गया। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास होगा, ये मेरे फिंगर्स मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस हो गई, इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से पास होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से पास होगा। दिस इज डी5, ठीक है। एरिया क्या है, ds, बड़ा एरिया नहीं है, छोटा एरिया है। तो उसमें से डेफिनेशन क्या कहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, या आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। इस एरिया ds में से जितनी भी लाइंस आ रही है, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया 4, पूरी लाइंस पास हो रही है, पर एरिया ds है तो फ्लक्स भी d5 होगा, तो छोटा फ्लक्स होगा। अब आप लोग देखो, ये एरिया ऐसा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसी जा रही है और यहाँ से ऐसा बाहर आ रहा है। प्लेन और इस लाइन में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। मतलब थोड़ी देर के लिए अगर इसको भूल जाओ और इसकी अगर बात करेंगे तो ये सरफेस में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसी बाहर निकल रही है, परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही है, ठीक। जब परपेंडिकुलरली बाहर निकलता है तो उस वक्त यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो होता है इनटू ds। ds मतलब हुआ एरिया, उस एरिया में से, अब एरिया ये हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है समझ लो, तो इसका 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 स्ट्रेंथ सेम रहेगा, तो इस पूरे एरिया को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर है। मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, एक पॉइंट की बात होती है, पर जब पूरा एरिया मल्टीप्लाई होगा मतलब पूरा ही आ गया, नहीं है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो एरिया ds के साथ, मतलब इस पूरे एरिया के साथ में एक सिंगल पॉइंट लिया मैंने, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पूरे फ्लक्स को ये कैलकुलेट कर देता है, पूरा फ्लक्स निकल गया। जैसे आपके पास में 100 स्टोन है, ठीक है, और एक स्टोन का मास अगर आपको पता है तो आप क्या करते हो,
एक स्टोन के मास के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर देते हो। मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता है, मतलब एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मैंने पूरे एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पूरे एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया ना। मतलब यहाँ पर 4 बार मैं इसको ऐड करूँ क्या, या 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या? नहीं, मैं सीधा सीधा ये जो एरिया है इस एरिया को मल्टीप्लाई किया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया पासिंग थ्रू गिवन एरिया ds। ये जो हमने फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया ds। अगर मैं डायग्राम को ऐसा बना देता हूं, ये हो गया एरिया ds और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, अब आप बताइए क्या ये प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? परपेंडिकुलर नहीं है। करेक्ट, परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ये परपेंडिकुलर होना जरूरी है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होना जरूरी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कुछ नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यहां पर क्या करने वाला, और एरिया भी वैसा ही है, एरिया को भी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में हम लोग यहां पर कंपोनेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? कंपोनेंट। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट हम लोग यहां पर लगाते हैं। एक सिंगल वेक्टर दिया, उस सिंगल वेक्टर को आपको रिजॉल्व करना है, तो हम लोग वहां पर 2 कंपोनेंट लेते हैं, एक लेते हैं साइन और दूसरा लेते हैं कॉस। तो यहां पर भी समवॉट वैसा ही कुछ कंसेप्ट लगाना है। तो मैं यहां पर देखो क्या करने वाला हूं, अब एक सिंगल लाइन से बता रहा हूं। ये तो फ्लक्स हो गया, ठीक है, d फाई हो गया। अब एरिया ऐसा था ds, मैं एक सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, पहले एरिया ऐसा था, अब एरिया ऐसा हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही है। बताइए यहाँ पर इस सरफेस के साथ में ये 90 डिग्री बना रहा है क्या? 90 डिग्री के लिए मैं इसका कंपोनेंट लेता हूँ ना, ई का कंपोनेंट लेता हूँ, इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसका कंपोनेंट ले लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको, इसका कंपोनेंट कौन सा होगा फिर इसका, तो मैं इसको ऐसा टर्न कर देता हूँ। ई वहीं पर है, ई वहीं पर, मैं उसको एंगल थीटा से, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर एंगल बनने वाला है, यह है ऐसा, ये ओरिजिनल पोजीशन है। मैं जैसे इसको ऐसा टर्न कर दूंगा, अब बन गया परपेंडिकुलर। तो पहले तो ऐसा था, अब ऐसा होगा, तो यहाँ पर एंगल बना कि नहीं बना? तो ये ऐसा है, इसको मैंने ऐसा टर्न किया, कब तक किया? जब तक ये परपेंडिकुलर ना बने। अब इस एरिया के लिए, इस एरिया के लिए ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है परपेंडिकुलर। तो ओरिजिनल पोजीशन ये था, यहां से मैंने इतना यहां तक टर्न किया बाय एन एंगल थीटा एंड इट्स कंपोनेंट इज ई cos थीटा। समझे बात को? नाउ द फार्मूला बिकम्स d phi is equal to e cos theta into ds and this is the electric flux passing through given area ds। एरिया ds में से पास हुआ। दोनों कंडीशन लिया, जब परपेंडिकुलर है और जब परपेंडिकुलर नहीं है। बड़ा कंफ्यूजन है, कैसा? देखो, जब परपेंडिकुलर है और जब परपेंडिकुलर नहीं है क्या होता है? फार्मूला में ये वाला याद रखते हैं, ये वाला फार्मूला याद रखते हैं, cos है e cos थीटा ds। फिर हम लोग सोचते हैं कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो थीटा इज इक्वल टू 90, ऐसा करते हैं। पर थीटा जो है वो 0 है, वेरी गुड, 0 है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो कंपोनेंट लेने की जरूरत है क्या? तो थीटा बनाने की जरूरत है क्या? ऐसा मतलब जब परपेंडिकुलर है तो थीटा 0, और अपने दिमाग में क्या आता है? परपेंडिकुलर तो थीटा इक्वल टू 90, और फिर हम यहाँ पर cos 90 वाला खेल चालू कर देते हैं। ध्यान में रखना, यहाँ पर थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, प्लेन मतलब यह सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है
So no need of theta, no need of component e cos theta. That means theta is equal to 0. मतलब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा 0. समझे? और जब परपेंडिकुलर नहीं है देन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ e cos थीटा, तो आपको थीटा यहाँ पर लेना पड़ेगा. दैट मीन्स इन दिस केस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. अब आपने जो फ्लक्स निकाला वो एक एरिया ds में से पास हो रहा है. आपको पूरे सरफेस में से पास होने वाला अगर निकालना है, एंटायर सरफेस में से, अब इस पूरे सरफेस का मैंने छोटा एरिया लिया ना, अब एंटायर सरफेस की अगर बात करेंगे तो उसके लिए आपको वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस is just you have to integrate this value. इस वैल्यू को आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e cos theta ds, इंटीग्रेशन ऑफ dx is x, इंटीग्रेशन ऑफ dy is y, so इंटीग्रेशन ऑफ d phi is phi. बढ़ गया वैल्यू. पहले d लगता था, वैल्यू छोटा, अब ये वैल्यू क्या हो गया? बड़ा. डी फाई किसके लिए था? ds के लिए था. अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ? एंटायर सरफेस. तो एंटायर सरफेस में फाई आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन से फाई आ गया. इज द कांस्टेंट वैल्यू, थीटा भी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? ds का. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव a closed body, that means we have a spherical body. स्फेरिकल बॉडी मतलब फुटबॉल का एक एग्जांपल ले रहे हैं. फुटबॉल स्फेरिकल बॉडी है और क्लोज बॉडी है. मैंने अगर उस फुटबॉल के सेंटर पे चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस को इमिट करेगा. मतलब डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा. ये सर्कल नहीं, ये स्फीयर है, समझ लो. ठीक है. यहाँ पर मैंने चार्ज रखा, कौन सा चार्ज रखा? प्लस क्यू. तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस को इमिट करेगा. तो बताइए एक ही डायरेक्शन में करेगा कि मल्टी डायरेक्शन में करेगा? मल्टी डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि वो तो स्फेरिकल है ना. मैंने आपको पहले ही बताया, चार्ज स्मॉलेस्ट बॉडी है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, ये स्फेरिकल शेप के होते हैं. तो ये बैठा हुआ है, छोटा स्फीयर बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल रहा है. तो वो हर डायरेक्शन में है, बराबर है. और ये कहां से पास होगा? फुटबॉल के सरफेस से पास होगा. तो फुटबॉल के सरफेस से अगर पास होगा तो फुटबॉल के हर छोटे छोटे एरिया में से पास नहीं होगा? होगा. तो आपने जो, जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल का एक छोटा सा एरिया ले लिया आपने, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिया, बराबर है. इस एरिया को आपने मान लिया ds, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन पास हुई. अब इस एरिया को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो एंटायर सरफेस आएगा कि नहीं आएगा? बराबर है. पूरा स्फेरिकल सरफेस नहीं आएगा. ऐसा समझ लो आपके पास में फुटबॉल है और फुटबॉल पर आपने ऐसा एक छोटा सा एरिया बना दिया और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है. ऐसे छोटे छोटे एरिया बनाओगे तो पूरा फुटबॉल कवर होगा कि नहीं होगा? बराबर है. इसका मतलब आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो अगर फुटबॉल का एग्जांपल लिया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ फुटबॉल. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है कि r इज द रेडियस. तो ये वाला फार्मूला क्या बनेगा? ये फार्मूला बनेगा phi इज इक्वल टू e cos थीटा इनटू 4 पाई r स्क्वायर. समझे? अब अगर सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का सरफेस एरिया आएगा, यहाँ पर 2 पाई rl वाला काम आएगा. मतलब अब आपके पास में जो क्लोज सरफेस है उसका ज्योमेट्री कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये एरिया का फार्मूला आता जाएगा. मतलब ये सबके लिए फार्मूला हुआ, ये जनरल फार्मूला हुआ. अब आपके पास जो सरफेस है, जो एंटायर सरफेस की बात किया मैंने, वो कैसा है? जैसे यहाँ पर जो एंटायर सरफेस है वो कैसा? रेक्टेंगल है. तो यहाँ पर एरिया किसका आएगा? रेक्टेंगल का आएगा. समझे? मैंने अगर फुटबॉल लिया तो फुटबॉल स्फेरिकल बॉडी है तो स्फीयर का एरिया आएगा. अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया आएगा. समझे? कोनिकल अगर पार्ट है तो कोन का एरिया आएगा, सरफेस एरिया आएगा.
So in this way we can find out the electric flux passing through given area. जैसा सरफेस होगा वैसा वहां पर एरिया का फार्मूला पुट अप करना होगा. ठीक है? एनी डाउट?